Hello, dear students. This is S.K. Dubey, and I am a teacher of English literature and grammar. In our former videos, I could introduce you, especially in grammar, what is a combination of letters, and the next step was what was the combination or group of words. In the combination of group of words, we discussed especially the three parts that are related to group of words. One of them was phrase, the next was clause, and the next was sentence. Means if we discuss group of words, we categorize these group of words in three parts: phrase, clause, and sentence. Okay, last time I tried to tell you what phrase is, particularly 3 points I described. The first one is incomplete meaning. Means you don't expect to get the complete sense or meaning from a phrase. Yeah, definitely it helps us to go with the complete meaning, but it doesn't give the complete meaning. Definitely with the short words or just a few words, it helps us to get the meaning, but that meaning cannot be accepted as a complete one. So the first point about phrase is to give incomplete meaning or sense. The second thing was without subject and verb. Well, whenever we try to form a subject, a phrase, we find that subject is missing, there is no subject, और उसी तरह से verb is missing. Means particularly आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होते हैं, ये इसमें होते नहीं. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, I think last time I discussed them all. The third point, it can be part of a clause, it can be part of a sentence, can be part of a clause or sentence. Can be part of clause, it can be part of sentence. एंड अल्टीमेटली एक बात और जो हम लोगों ने इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड डिस्कशन किया था कि जनरली फ्रेज जो होता है ओपन्स विद अ प्रीपोजिशन. जनरली ओपन्स विद अ प्रीपोजिशन. जनरली अगर कहीं पर भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम हमेशा ऐसा नहीं पाते हैं, बट सामान्य रूप से अधिकांशतः ऐसा होता है कि एक फ्रेज़ की जो ओपनिंग हो रही होती है वो एक प्रीपोजिशन से हो रहा होता है. इसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, समझाने की कोशिश किया था. आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल फिर से लेकर समझकर फिर आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रवीना was trying
to play her piano in the garden. ओके, अगर इस सेंटेंस को हम लोग एक्सप्लोर करें या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यहाँ आप देखेंगे सिंगल वर्ड कॉम्बिनेशन है रवीना, सिंगल वर्ड कॉम्बिनेशन है वाज, सिंगल वर्ड कॉम्बिनेशन है ट्राइंग। इन्हें हम फ्रेज नहीं कह सकते। रीज़न, रवीना इज यूज्ड हियर एज अ सब्जेक्ट, रवीना खुद यहाँ सब्जेक्ट, was is used as an auxiliary verb and trying is used as a main verb। और हम लोगों ने फ्रेज के बारे में यह पहचान क्लियर किया है कि फ्रेज कैन बी और शुड बी, मस्ट बी विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब। तो इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब भी हो गए, इट मीन्स ये तो हमारे लिए फ्रेज नहीं है। बट फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको डिफाइन किया होगा, यह एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। बट अगर आप देखिए यहाँ टू प्ले जो इन्फिनेटिव है या हर पियानो दोनों के साथ ही रहेंगे तो ही थोड़ा बहुत मीनिंग इसका निकल सकता है। इनको देखें, या इन द गार्डन, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है, दो वर्ड से एक मीनिंग देने की कोशिश करें, दो इट्स नॉट कंप्लीट वन। हर पियानो एक फ्रेजल कॉम्बिनेशन है जो एक्चुअली टू प्ले जो नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इन द गार्डन जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है वह भी तीन वर्ड से बना हुआ है, तो ये फ्रेज है। इनमें से किसी के पास भी ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो फ्रेज के लिए ज़रूरी है कि इट मस्ट हैव एट लीस्ट 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, मीन्स एक से अधिक हो जाए। यहाँ देखिए 2 वर्ड से ही, सिंगल वर्ड को नहीं बोलेंगे हम लोग फ्रेज है। जैसे अगर हम रवीना को कहें इट्स नॉट फ्रेज, वाज को कहें इट्स नॉट अ फ्रेज, ट्राइंग को कहें इट्स नॉट अ फ्रेज। लेकिन अगर हम टू प्ले को कहेंगे तो 2 वर्ड हो गया, इट्स अ फ्रेज। फॉर पियानो को कहेंगे तो 2 वर्ड हो गए, इट्स अ फ्रेज। इन द गार्डन 3 वर्ड हो गए, दैट्स अ फ्रेज। तो फ्रेज कितने वर्ड्स का होगा? मिनिमम 2 वर्ड्स का, मैक्सिमम डिसाइड करना मुश्किल है। तो मैक्सिमम की बात हम लोग नहीं करें, बट मिनिमम जो है वो 2 वर्ड्स हो सकते हैं। अब जैसे अभी अभी मैंने डिस्कशन में कहा कि अ फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, बट फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होगा। है ना अजीब सी बात कि फ्रेज खुद सब्जेक्ट का काम कर सकता है लेकिन फ्रेज के अंदर या फ्रेज के पास सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, टू सिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग on Sunday was decided by her school। Okay, see this one। अब जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, इस सेंटेंस में अगर हम समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो ईज़िली हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वर्ब से पहले ही होगा, एंड वाज इज हियर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, और डिसाइडेड इज हियर एज अ मेन वर्ब। तो इसके पहले ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, टू सिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन संडे, अब इसमें आप ढेर सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक टू प्रीपोजिशन, सिंग वर्ब का स्ट्रक्चर मीन्स इन्फिनेटिव, आ आर्टिकल, पैट्रियोटिक एडजेक्टिव,
सॉन्ग नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, संडे नाउन, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसमें से कोई भी, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बट ये पूरा का पूरा फ्रेज सब्जेक्ट है। ये जो आप टू से लेकर के संडे तक ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन इस फ्रेज के अंदर, अब ध्यान रखिएगा, ये फ्रेज है ना पूरा, इसके अंदर नो सब्जेक्ट नो वर्ब। ना आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा और ना ही आपको वर्ब, है ना। तो कहने का सेंस है कि जब हम फ्रेज की बात कर रहे हैं तो फ्रेज के पास सब्जेक्ट नहीं होगा, फ्रेज के पास वर्ब नहीं होगा, बट फ्रेज जो है खुद एक सब्जेक्ट हो सकता, फ्रेज खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकता, फ्रेज एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि फ्रेज कैन बी द पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है, इसमें ये फ्रेज आया हुआ, इसमें ये सेंटेंस है, ये फ्रेज है। तो छोटे छोटे जो वर्ड्स का ग्रुप होता है मिल करके बनता है, और वो हमारे लिए फ्रेज का फंक्शन करते हैं, फ्रेज का काम करते हैं। ठीक है, ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताया था, और होपफुली कि आपने इसका रिवीजन किया होगा और समझने की कोशिश की होगी कि क्या एक्चुअल में इसकी सिचुएशन है। लेकिन अब हमें दूसरे स्टेप पर चलना है, दूसरे पॉइंट को डिस्कस करना है, और वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्लॉज। एग्जैक्टली ग्रामर, चाहे आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं अपनी क्लासेस के लिए, वो इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, या उसकी लोअर हो कोई क्लास, या फिर आप कंपटीशन के लिए कर रहे हो, क्लॉज एक ऐसा पॉइंट होता है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। और कुछ रीज़न होते हैं, शायद हम ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि वर्ड क्या है, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, ये सारी बातें, या सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये शायद ये सारी बातें हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। नरेशन पढ़ना है, शुरू में ही नरेशन शुरू कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, उसको शुरू कर दिया, सिंटैक्स को स्टडी करना है, सिंटैक्स स्टडी कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं और बड़ी चीज़ों को स्टडी करना शुरू कर दिया। इनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ टीचर्स को भी बराबर ध्यान देना चाहिए कि जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें वो अपने स्टूडेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, और दूसरी ओर स्टूडेंट्स से भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कुछ आइडिया नहीं है। टीचर तो खुद एक्सपीरियंस लेकर आया होता है, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करके आया होता है, और उसे मालूम होता है, और शायद कहीं न कहीं उसने ये बात भी फेस की होगी कि उसके टीचर ने भी एक तरह से इनकम्प्लीट मीनिंग दिया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया, शायद ओवर एस्टिमेशन की वजह से। कभी कभी हम टीचर ये सोचते हैं स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पहुंच गए, स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में पहुंच गए, या स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी में आ रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कई बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें ये बात मालूम है। यही हमसे मिस्टेक हो जाती है। हमें अज्यूम नहीं करना है, हमें तो पता करना है कि मालूम है या नहीं मालूम है। और वो कैसे मालूम होगा? जब हम उस बात की चर्चा करेंगे, उस बात को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाते समय ये बातें क्लियर होती है कि स्टूडेंट्स को वो बातें समझ में पहले से थी या नहीं, क्योंकि उनके रिप्लाईज बता देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारी क्लासेस हैं 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड,
यहाँ पर स्पेशली टीचर्स को अच्छा वर्क करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, बातों को समझाने के लिए, और कोशिश करना चाहिए कि उन बातों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझाएं, ना कि पूरी तरह से बुकिश हों। कई बार ऐसी मिस्टेक हमारे टीचर्स से भी हो जाती है और स्टूडेंट से भी हो जाती है, अननोविंगली हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते हैं, बट समवेयर वो बहुत ही बुकिश हो जाते हैं। किताब में लिखा है इसलिए, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी द एग्जैक्ट वन एंड व्हाई दे आर टीचिंग दैट पार्ट, बट दे आर टीचिंग बिकॉज दैट्स रिटन इन बुक। लेट्स एनालाइज एवरीथिंग खुद भी, क्योंकि ए टीचर मस्ट बी ए गुड लर्नर। मेरा मानना है कि एक टीचर को अच्छा लर्नर होना चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, और एक टीचर अच्छा तभी टीचर हो सकता है व्हेन ही कीप्स लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ। जिस दिन से उसने अपनी लर्निंग बंद कर दी, उस दिन के बाद वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। सो दिस इज वाई छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे अब मैं फ्रेज की बात करके सीधे क्लॉज पर आ रहा हूँ, और क्लॉज भी एक पॉइंट ऐसा है जो कई बार मिस्टेक्स कराता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो चल के इसको स्टडी करते हैं। क्लॉज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्लॉज क्या हो सकता है। अब नेचुरल है कि क्लॉज को भी हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही स्टडी कर रहे हैं, तो यह भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, इसके लिए अलग से कोई बात है नहीं। दूसरा पॉइंट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अलावा यह भी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इनकम्प्लीट मीनिंग और सेंस मीन्स यहां तो क्लॉज और फ्रेज की सिमिलरिटी दिखती है, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों एक्चुअली एक जैसे नहीं हैं, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो क्लॉज होता है ना, उसके पास अपना सब्जेक्ट होता है। मीन्स जब भी आप किसी सेंटेंस में क्लॉज का यूज किया हुआ पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक से अधिक सब्जेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा बनेगा तो एक तो क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होगा और एक पूरा सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट होगा। तो क्लॉज जब भी किसी सेंटेंस का हिस्सा बनता है वह ऑटोमेटिकली एक से अधिक सब्जेक्ट हो जाते हैं सेंटेंस में और एक से अधिक वर्ब हो जाते हैं। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा कि क्लॉज के पास जो सब्जेक्ट है या क्लॉज के पास जो वर्ब है, क्या इससे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का वर्ब मान सकते हैं? नहीं, इसे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट या सेंटेंस का वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट होता है ना, और ये क्या है? इनकम्प्लीट। तो इसके पास सब्जेक्ट होगा, इसके पास वर्ब होगा, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होगा। इंस्टेड ये इनकम्प्लीट मीनिंग को दे रहा होगा, अधूरे मीनिंग को दे रहा होगा। तीसरा पॉइंट, क्लॉज कैन बी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि यह फ्रेज का हिस्सा नहीं होता। फ्रेज क्लॉज का हिस्सा होता है, बट क्लॉज फ्रेज का हिस्सा नहीं होता है। इसी तरह से जो फ्रेज है, क्लॉज है, वह सेंटेंस का हिस्सा होता है, सेंटेंस क्लॉज का हिस्सा नहीं होता है। तो कैन बी द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस
किसी सेंटेंस का ये पार्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का ये हिस्सा हो सकता है, बट ये खुद सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम क्लॉज के बारे में बात करें तो क्लॉज जो होता है वह इनकम्प्लीट मीनिंग तो दे ही रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही है, सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब अगर इसकी हम फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि कैसे बनाया जाता होगा, तो जैसे फ्रेज की एक स्पेशल पहचान हो गई थी कि उसके पास कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन ज़्यादातर रहता है जो उसकी ओपनिंग करता है, उसकी शुरुआत करता है। ऑलमोस्ट इसी तरह की बात हम लोग क्लॉज के लिए भी पहचान सकते हैं या क्लॉज के लिए भी कह सकते हैं। तो क्लॉज की भी शुरुआत जो होती है वहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ होता है। ओके, तो जनरली क्लॉज, जनरली एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, बट जनरली अ क्लॉज opens with a subject, with a conjunction. अब इसका मतलब यह है कि क्लॉज को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें कंजंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कंजंक्शन नहीं जानते, नेचुरल है क्लॉज की ओपनिंग ही क्लॉज कंजंक्शन से हो रही है, और कंजंक्शन ही हम नहीं जानते हैं तो कैसे क्लॉज को पहचान पाएंगे। हम लोग हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जानेंगे उनके यूजर्स के बारे में, तो उस दौरान हम ज़रूर कंजंक्शन को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके बगैर क्लॉज को पहचानना मुश्किल हो जाता है। बट एक बार फिर से मैंने कहा कि जनरली ऐसा होता है कि क्लॉज जो ओपन होगा वो किसी कंजंक्शन से होगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि क्लॉज बिना कंजंक्शन के भी हो? बिल्कुल। एक्चुअली क्लॉज में 3 कैटेगरी होती हैं, अगर आपने स्टडी किया होगा तो क्लॉज की 3 कैटेगरी है, मीन्स कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। एक्चुअली ये जो ऊपर की 2 क्लॉजेज हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये दोनों तो ऑलवेज विद कंजंक्शन, ये तो हमेशा ही कंजंक्शन से ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन विद कंजंक्शन। मीन्स अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पा रहे हैं या कोऑर्डिनेट क्लॉज पा रहे हैं तो बिना कंजंक्शन के नहीं मिलते हैं। बट प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है जनरली विदाउट कंजंक्शन होता है। इस प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आम तौर पे आप कोई भी कंजंक्शन नहीं पाते हैं, तो जनरली विदाउट कंजंक्शन, जनरली प्रिंसिपल क्लॉज opens without conjunction। मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज आमतौर पर बिना कंजंक्शन के ओपन करता है, बिना कंजंक्शन के इसकी शुरुआत होती है। एक बार फिर से आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने फिर से कहा है सर कि जनरली ओपन्स विदाउट कंजंक्शन, तो फिर क्या कंजंक्शन इसके साथ आता है
या कौन सी कंडीशन होगी जब आएगा, या नहीं ही आता है। थोड़ा सा मैं स्लाइड यहाँ पर आपको कंजंक्शन की कैटेगरी में लेके जाऊँगा। कंजंक्शन की एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शन। एक्चुअली जो को रिलेटिव कंजंक्शन है ना, इनकी पहचान होती है कि ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब एक से अधिक वर्ड से बने होते हैं और दो दो वर्ड्स का उनके साथ कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसी सिचुएशन में दोनों हिस्से बनते हैं। आई मस्ट टेल यू कि ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड जोड़े में आए होते हैं। 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, है ना। ज़्यादातर 2 वर्ड ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे अब नॉट ओनली बट आल्सो को आप देख लो तो 4 वर्ड हो जाते हैं। बट वो सेक्शन या पार्ट्स 2 ही बनाते हैं। नॉट ओनली को एक साथ रखते हैं, बट आल्सो को एक साथ रखते हैं, अलग अलग नहीं करके रखते हैं। तो यहाँ पर पेयर्ड का सेंस हो गया कि एक से अधिक ग्रुप। इट मीन्स ये जो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, इसका रिलेशन स्ट्रक्चर से है, फंक्शन से नहीं। ये बना कैसे है ये देखना पड़ता है। जैसे आप कभी, जैसे मैंने अभी कहा नॉट ओनली बट आल्सो, ओके, या ईदर और, नीदर नॉर, या फिर कभी कभी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो 2 और येट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप इस तरह के सेक्शंस में आ रहे हैं कि एक से अधिक वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो ये जो होगा, अब देखिए ये सेक्शन हम लोग छोड़ देते ना, इन्हीं के बीच में कभी कभी हम लोग कुछ वर्ड्स रखते हैं। अब कभी कभी वर्ड्स रखते हैं, कभी कभी पूरा पूरा क्लॉज रखते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स को भी भाई कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। वर्ड्स को जोड़ता है, लेटर्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है। तो जोड़ने में जो पाएगा उसको जोड़ देगा। सवाल आता है जब क्लॉजेस आते हैं तो कैसे जोड़ता है। तो अगर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के पहले भी आ सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये स्पेशली हमारे पास जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट का काम करता है। अब अगर इसमें सेंटेंस बनाए जैसे इस तरह से, नॉट ओनली रिया sings a song but Deepak also sings on Sunday। अब अगर इसको हम इस स्ट्रक्चर में लेके चलें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअली 2 बार वर्ब का यूज़ किया गया है। एक बार इस वर्ब का सब्जेक्ट दीपक है, एक बार इस वर्ब का सब्जेक्ट रिया है। यहाँ रिया का सेक्शन बट आल्सो के साथ, बट के साथ भी हो सकता है, आल्सो बट के बाद भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रखा गया है। तो नॉट ओनली यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, उसके पहले आ गया। और बट आल्सो या बट दीपक आल्सो सिंग्स सम सॉन्ग या एक्सेट्रा, ये अगर सेक्शन देखिए तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले केवल एक कंडीशन होता है जब हम लोग कंजंक्शन पाते हैं, और वो कंडीशन होता है जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं।
जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इधर रमेश will finish this work or Naresh will fire him। अब अगर इस सेंटेंस को देखिए तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास दो पार्ट हैं। इस बार हमने जानबूझ के अलग अलग वर्ब रख दिया क्योंकि पिछली बार हमने दोनों सेम वर्ब रखी थी, तो आपको लगेगा क्या सेम वर्ब आना ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए विल फिनिश और यहाँ पर विल फायर, दो अलग अलग वर्ब, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट रमेश और यहाँ पर सब्जेक्ट नरेश। तो नरेश और रमेश दो अलग अलग सब्जेक्ट भी हैं। और अगर आप देखिए तो दोनों क्लॉजेस से पहले यहाँ पर ईदर एज अ कंजंक्शन है और इस क्लॉज से पहले यहाँ पर और एक कंजंक्शन है। तो ये जो हमारा है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी हम कंजंक्शन पा सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया, लेकिन वो सिचुएशन मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है? जैसे मैंने कहा पेयर्ड कंजंक्शन, जब एक से अधिक वर्ड वाले कंजंक्शन आए और उनका दो सेक्शन हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो को दो सेक्शन में बताया, या ईदर और को दो सेक्शन में बताया, या दो और येट को दो सेक्शन में बताया, तो एक सेक्शन नॉट ओनली के बाद रहेगा, एक बट आल्सो के साथ रहेगा, एक ईदर के बाद रहेगा, एक और के बाद रहेगा, एक दो के साथ रहेगा, एक येट के साथ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी हम कंजंक्शन का यूज़ पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी यूज़ नहीं होगा, बट ऐसा तभी होता है जब कोरिलेटिव है, अदरवाइज सिंगल कंजंक्शन आते हैं तो इससे कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, चलो। क्लॉज में बहुत सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि ग्रामर में एक एक वर्ड या एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखता है। और एजुकेशन का नेचर, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, जिस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें एक बात की डिमांड या समझ बहुत क्लियरली विजिबल है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। कोई बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये बात अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ध्यान ये रखिए, क्लॉज तो हम समझ गए, लेकिन क्लॉज की कैटेगरी 3 हमने बताई, कौन कौन से? सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। इसमें सबऑर्डिनेट डिफरेंट होता है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट को कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या मैं यहां लिखकर बताता हूं, कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, इन दोनों क्लॉजेस की खास बात यह है कि ये कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, कभी भी किसी भी सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, और कभी भी किसी भी सेंटेंस का ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते। मीन्स
can never be used as subject or object or complement of a sentence. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बनना फंक्शन होता है क्लॉज का, लेकिन यह भी समझना तो ज़रूरी है कि कौन सा क्लॉज फंक्शन करेगा। क्या हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को या क्या हम प्रिंसिपल क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या हम सेंटेंस का इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या हम इसे कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं? तो रिप्लाई होगा नो। ये दोनों ऐसे हैं जो अपना सब डिवीज़न नहीं रखते। और दूसरी बात, ना केवल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बल्कि यह भी ध्यान रखिएगा कि किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन नहीं करते। दे डोंट वर्क लाइक एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स ये नाउन नहीं हो सकते, इनको हम प्रोनाउन नहीं मान सकते, इन्हें हम लोग एडजेक्टिव नहीं बना पाएंगे, इन्हें हम लोग एडवर्ब नहीं बना पाएंगे। तो एक और पॉइंट जो हमें कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल के बारे में याद रखना है वो ये कि कैन नेवर फंक्शन, नेवर फंक्शन like any other parts of speech, especially noun, adjective, adverb. ओके, क्योंकि जब मैंने आपको फ्रेज बताया था तो मैंने एक बात क्लियर किया था कि फ्रेज जो होता है वह नाउन का भी फंक्शन करता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का भी फंक्शन करता है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का फंक्शन करता है, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन, वर्ब में भी उसका यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। लेकिन जो कंजंक्शन की बात है ना, तो अगर हम ये सोचते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए फंक्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। दे डोंट वर्क फॉर एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हें हम नाउन की तरह नहीं यूज़ कर सकते। इसी वजह से कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम कॉम्प्लीमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना या कॉम्प्लीमेंट बनना ये फंक्शन किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है? नाउन का। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये नाउन की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। कैन नेवर फंक्शन लाइक एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेशली नाउन। एडजेक्टिव की तरह भी नहीं और एडवर्ब की तरह भी नहीं। तो इस तरह से इनका जो फंक्शन है वो एक सीमित दायरे में है। बट जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरे डिवीजन ऑफ कंजंक्शन को, सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की खास बात यह होती है कि जब भी यूज किया जाएगा इट विल फंक्शन लाइक नाउन
एडजेक्टिव और एडवर्ब। मीन्स अगर कहीं किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो या तो नाउन का काम कर रहा होगा, इसीलिए सबऑर्डिनेट का एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाउन क्लॉज, या फिर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो सबऑर्डिनेट का एक हिस्सा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और सबऑर्डिनेट का और एक और हिस्सा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज। अब हम सारे जानते हैं कि एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज तो सब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का काम किसी नाउन की विशेषता बताना है, किसी प्रोनाउन की विशेषता बताना है। एडवर्ब का काम किसी वर्ब के बारे में बताना है, वर्ब की विशेषता बताना है, किसी एडजेक्टिव के विशेषता बताने, या कभी कभी अपना खुद ही का विशेषता बताना होता है। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं कर सकते। ना तो एडजेक्टिव क्लॉज यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, ना ही एडवर्ब क्लॉज यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, और ना ही एडजेक्टिव क्लॉज होगा सब्जेक्ट के रूप में। इंस्टेड एक ही क्लॉज है, सबऑर्डिनेट का हिस्सा नाउन क्लॉज, जिसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट or an object or a complement। मीन्स इसे हम लोग सब्जेक्ट भी बनाते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी बनाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बात तो आपने फ्रेज के टाइम में भी बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ये फंक्शन करता है। तो क्या उसी तरह से नाउन क्लॉज भी वर्क करेगा या फंक्शन करेगा? बिल्कुल। जब सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा या कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा तो नो डाउट उसी तरह से फंक्शन करेगा। पर दोनों का डिफरेंस तो मालूम है ना, कि फ्रेज के पास खुद का वर्ब नहीं होता, फ्रेज के पास खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है, बट जो क्लॉज है उसका अपना सब्जेक्ट होगा। स्पेशली नाउन क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके पास अपना वर्ब होगा। क्लॉज सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है या प्रिंसिपल है, सबके पास सब्जेक्ट है, सबके पास वर्ब है, क्योंकि क्लॉज के पास वर्ब होता है, तो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट हो या फिर प्रिंसिपल हो, डजंट मैटर। लेकिन जब बात आएगी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा क्लॉज बनता है, तो वो होता है सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज। या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, तो सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज। या कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज। तो एक बात और भी क्लियर कर लेते हैं कि जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो पूरा क्लॉज सब्जेक्ट बनेगा, तो उस क्लॉज का नंबर क्या होगा, क्योंकि नाउन का फंक्शन कर रहा है ना, तो नाउन के साथ तो नेचुरल है नंबर वर्ड जुड़ा ही होता है। अगर हमने बॉय लिखा तो बॉय का नंबर समझने की कोशिश करते हैं, भाई बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है ना। अगर हमने पेंस लिखा तो पेंस का नंबर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नाउन है ना सब। तो जब भी हमने इसको कह दिया कि सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज अगर यूज होगा तो इस नाउन क्लॉज का नंबर क्या होगा, तो यह भी नाउन एक्विवेलेंट की तरह फंक्शन करेगा, जैसे फ्रेज, इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लॉज, ये चार होते हैं जिनको हम लोग नाउन एक्विवेलेंट कहते हैं। नाउन एक्विवेलेंट मीन्स
नाउन के बराबर काम करने वाले कौन कौन से हैं? फ्रेज, क्लॉज, इन्फिनिटिव और जिरंड। ठीक, तो क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो सारे के सारे जो नाउन इक्विवेलेंट हैं, इन चार में से कोई भी, सारे क्या होते हैं? सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा कि नाउन क्लॉज सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है ज़रूरी नहीं, या नाउन क्लॉज के अंदर जो वर्ब है वो सिंगुलर ही है ज़रूरी नहीं हो। नाउन क्लॉज सिंगुलर होगा मीन्स जहां पर क्लॉज खत्म हो रहा है उसके बाद आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो नेचुरल शुरू में आएगा ना, जैसे इस तरह देखिए, दैट योर younger brothers are thief, have hurt me a lot, that your younger brothers are thief, have hurt me a lot। अब अगर ज़रा आप देखिए यहाँ से, ये दैट कंजंक्शन है ना, यहाँ से शुरू है, और ये थीव्स, ओके, और बेटर होगा कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए इसको थीव्स बना लीजिए, थीव्स। अब यहां से पूरा देखिए तो ब्रदर्स भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, थीव्स भी प्लूरल है, लेकिन ये सारे जो हैं वो अपने क्लॉज के अंदर प्लूरल है। अब बारी ये आती है कि जो क्लॉज है वो अपने अंदर सिंगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर यंगर ब्रदर्स लिखे हैं ना, हम यहाँ यंगर ब्रदर भी कर सकते हैं, आर की जगह इज कर लेंगे, थीफ की जगह जहाँ थीफ्स है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर थीफ कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमें आर्टिकल लगाने पड़ेंगे, योर यंगर ब्रदर इज अ थीफ। ओके, हम ये काम कर लेंगे, बट क्या इसका असर हमारी ये जो वर्ब है, क्योंकि ये तो क्लॉज यहाँ खत्म हो गया ना, तो जहाँ क्लॉज खत्म हो रहा है उसके बाद की वर्ब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, ध्यान रखना। तो ये क्लॉज हमारा होता है कैसा, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लॉज के अंदर नहीं देखना है, जितना क्लॉज है वो पूरा का पूरा सिंगुलर माना जाता है, एक माना जाता है, ठीक है। उसके अंदर वहाँ ब्रदर्स है, आर है, थीव्स है, डजंट मैटर, वो आर थीव्स है तो भी वही है, इज अ थीफ है तो भी वही है, क्योंकि ये ओवरऑल सिर्फ एक क्लॉज है, और एक क्लॉज होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा। अब देखो कि यहाँ वर्ब है ना, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट है, पूरे क्लॉज को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक वर्ड को नहीं। तो जब ये पूरा क्लॉज हमारे लिए सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्लॉज का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, है ना। इट मीन्स ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होता है, इसलिए वर्ब का नंबर क्या होगा, सिंगुलर। तो हैव जो यूज किया गया वो तो प्लूरल होता है ना, तो हैव एरर हो गया, हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। दैट योर यंगर ब्रदर्स आर थीव्स, चाहे हम ये लिखे हैं या फिर दैट योर यंगर ब्रदर इज अ थीफ, कुछ भी है, बट वो पूरा क्लॉज हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो
ये सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए वर्ब हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है नाउन क्लॉज, और ये ध्यान रखिएगा कि यह सिर्फ सबऑर्डिनेट के नाउन क्लॉज का ही फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉज सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मीरा told her brother that she passed her exam with good marks. With गुड मार्क्स। चलो देखते हैं इसको। अब हमें मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमने एक से अधिक वर्ब देखी तो हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वहाँ क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस के पास एक से अधिक वर्ब दो डिफरेंट जगहों पर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ क्लॉज ना हो। अदरवाइज सेंटेंस के लिए एक वर्ब चाहिए, वो एक वर्ब उसको मिल जाती है। चल के देखते हैं क्या दो वर्ब हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एक तो टोल्ड वर्ब है और दूसरा पास्ड वर्ब है। तो वर्ब हुए ना दो। तो जब दो वर्ब हो जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में यह भी क्लियर हो गया कि क्लॉज इसमें आया हुआ है। अब क्लॉज आने का मतलब एक क्लॉज प्रिंसिपल होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट होता है। अब ये तो थोड़ी सी बारीकी है, क्योंकि जब तक आप कंजंक्शन नहीं लर्न करते हैं तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को समझाना मुश्किल है, और थोड़ा सा मैं हेल्प कर रहा हूँ। सबऑर्डिनेट में नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। तो ये एक बार देख लेना कि ये क्या फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन या फिर कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन। अगर ऐसा कुछ है तो समझ लेना सबऑर्डिनेट है। फिलहाल आप नरेशन के रोल में अगर जाते हैं तो मैंने कभी आपसे चर्चा किया होगा कि नरेशन का जो रूल है वो कनेक्टिव के बाद हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज लेता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये नरेशन है ना, आप लोग करते थे ना सेड को टोल्ड में चेंज करके, इस तरह से बनाया करते थे। तो जब भी आप इस तरह से रोल में चलते हैं कि आप नरेशन के रोल में हैं तो कंजंक्शन के बाद सबऑर्डिनेट है, और यह भी बात ध्यान रखिएगा कि कंजंक्शन के बाद जो सबऑर्डिनेट है वो नाउन क्लॉज है। अब चलो ज़रा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज होगा तो या तो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट का, या फिर कॉम्प्लीमेंट का। तो चलो पहचान लेते हैं। ये सब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यहाँ पर मीरा है। और ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं आप जानते हो या नहीं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑफ टू काइंड्स होते हैं, है ना। एक जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करता है, और दूसरा जो होता है वो लिविंग होता है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप देखिए तो टोल्ड के बाद ये जो हर ब्रदर है ये तो लिविंग है ना, तो लिविंग जो होता है, लिविंग थिंग, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं तो यह भी जानते होंगे कि ऑब्जेक्ट को पाने का तरीका होता है एक फॉर्मूला कि वर्ब के साथ, टोल्ड वर्ब है ना, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है तो यही वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब के साथ अगर आप whom
जोड़ते हैं होम के साथ वर्ब, तो जो रिप्लाई आपको मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आप वर्ब के साथ व्हाट ऐड करते हैं तो जो रिप्लाई मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप व्हाट के साथ वर्ब को ऐड करके पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिप्लाई मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये निर्जीव वस्तुओं से रिलेट करता है ज़्यादातर, नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या जो हमारे पास ये सेक्शन आया है दैट शी पास्ड हर एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स, क्या ये टोल्ड के साथ अगर हम वर्ब व्हाट को या व्हाट को वर्ब के साथ टोल्ड के साथ रखते हैं तो क्या सच में ये सही सेंटेंस दे पाएगा? एक बार हिंदी थोड़ा सा बना कर देख लेते हैं, क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी अगर वो हिंदी थोड़ा सा सेंस दे देता है तो, है ना। तो अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग निकालते हैं पूरे सेंटेंस की, तो मीरा टोल्ड हर ब्रदर, मीरा ने अपने भाई से बताया दैट शी पास्ड हर एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स, कि वह अपना परीक्षा अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंकों के साथ पास की। अब ध्यान रखिएगा कि किसको बताया? मीरा ने किसको बताया? तो किसको बताया मतलब टोल्ड के साथ जब हमने होम यूज़ किया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ब्रदर मिला, हर ब्रदर, उसने अपने ब्रदर को बताया, ये रिप्लाई आया, है ना। लेकिन अगर हम इस टोल्ड के साथ व्हाट लगाएं, व्हाट टोल्ड, क्या बताया, मीन्स अपने भाई को मीरा ने क्या बताया? तो मीरा ने यही बताया ना कि वह अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्ज़ाम को, अपनी परीक्षा को पास की। यही बताया ना कि उसने अच्छे मार्क्स के साथ अपनी परीक्षा को पास किया। तो ये जो होता है किसका रिप्लाई आ रहा है? व्हाट को टोल्ड के साथ जब जोड़ रहे हैं तो ये पूरा का पूरा रिप्लाई आ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसे हम क्लॉज भी कहेंगे। तो नाउन क्लॉज पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है शी, इसके पास वर्ब है पास्ड। क्योंकि क्लॉज के लिए एक बात और, कंजंक्शन, कनेक्टिव, है ना, दैट भी है। तो क्लॉज कंजंक्शन जो है वो भी लेकर आया है, सब्जेक्ट भी है और उसके पास वर्ब भी है। ऐसी सिचुएशन में हमें ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता हुआ नाउन क्लॉज मिलता है। और नाउन क्लॉज किसका हिस्सा है? सबऑर्डिनेट का। हम प्रिंसिपल, ये देखिए हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो मीरा से लेकर के ब्रदर तक का हिस्सा है ये हमारे लिए प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। और दैट से लेकर के मार्क्स तक जो है वो हमारे लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें तो सारे वर्ड अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, या खुद सब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, इसके पहले कंजंक्शन भी नहीं आया, जबकि यहाँ सबऑर्डिनेट में आप देखेंगे तो कंजंक्शन भी लेकर आ रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पर वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है, हालांकि हमेशा कंजंक्शन ज़रूरी नहीं होता, कंजंक्शन भी है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्लॉज है। कंजंक्शन अगर पहले आया है तो वह सबऑर्डिनेट हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। यह भी हमें ही पहचानना पड़ता है कि वो सबऑर्डिनेट है या फिर कोऑर्डिनेट है, और इसे पहचानने के लिए हमें अच्छी तरह से कंजंक्शन के बारे में जानना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे क्लॉज पर, और उसके बाद फिर सेंटेंस पे आएंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने के बाद ही अगले सेक्शन को स्टडी करना शुरू करेंगे।
Okay, so that's all from me. Thanks a lot for watching. Keep learning, and keep working hard. Thank you very much.